सो हे गाइस, क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करेंगे रैबिट वन के बारे में। अब रैबिट एक स्टार्टअप है जिन्होंने अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया है CES 2024 में, जिसका नाम है R1। सो ये रैबिट R1 है क्या डिवाइस, ये करती क्या है, एंड जो मार्केट में बात चल रही है कि ये डिवाइस स्मार्टफोन को रिप्लेस कर सकती है फ्यूचर में, क्या ये एक्चुअल में सही है, क्या गलत है, पूरा एकदम लॉजिकल डिस्कशन करेंगे हम यहाँ पे। होपफुली आपको पसंद आएगा, एंड अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले इस डिवाइस की बेसिक चीज़ों की बात करते हैं कि कैसे ये हमारे स्मार्टफोन से अलग है। तो यहाँ पे एक डिवाइस है, इसमें आपको कैमरा देखने को मिल जाएगा, 360 कैमरा है इसका। इसमें एक छोटी सी डिस्प्ले है, आपको इसमें माइक्रोफोन देखने को मिल जाएगा, आपको इसमें स्पीकर देखने को मिल जाएगा, एंड आपको इसमें स्क्रोल व्हील भी देखने को मिल जाएगा, एंड एक पुश बटन है, उसके थ्रू आप इसमें कुछ भी बोलोगे वो आपका ये काम करके आपको दे देगा AI की हेल्प से। इसमें आपको रैबिट OS देखने को मिलता है, एंड जो ये डिवाइस का हार्डवेयर है वो डिज़ाइन किया है टीनेज इंजीनियरिंग ने। अब इन्होंने नथिंग के साथ भी काम किया, आप देख सकते हो जो नथिंग के फोन्स हैं उनका जो डिज़ाइन तैयार किया है, जो इनकी ईयरबड्स का डिज़ाइन तैयार किया है, वो इसी सेम कंपनी टीनेज इंजीनियरिंग ने ही किया है। सो अगर हम R1 डिवाइस की डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन वाइज मुझे ये एक तरह से स्मार्टफोन ही लगा, बट थोड़ा डिफरेंट लुकिंग स्मार्टफोन है, थोड़ा कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन लगा है। इसकी जो विड्थ है वो तो स्मार्टफोन बराबर ही है, बट जो इसकी हाइट है वो स्मार्टफोन से एकदम आधी है। तो यहाँ पे थोड़ा स्मार्टफोन से कॉम्पैक्ट है। बट ऑन दी अदर हैंड आपको स्मार्टफोन में सैमसंग गैलेक्सी फ्लिप जैसे फोन भी देखने को मिलते हैं, जो कि आपको सेम फॉर्म फैक्टर में ही देखने को मिल जाएंगे जब वो क्लोज होंगे। सो अब इस डिवाइस के हार्डवेयर के बाद अब हम बात करते हैं इसके सॉफ्टवेयर की, जिसने यहाँ पे असली हाइप क्रिएट की है। अब इसके सॉफ्टवेयर में जो की फीचर है वो है AI। अब यहाँ पे आप इसमें एकदम सिंपल भाषा में इसको इनपुट दे सकते हो और वो इस इनपुट से कोई भी आपका काम कर सकता है जो आप स्मार्टफोन से करते हो। अब यहाँ पे आप बोलोगे ये सेम काम तो ChatGPT और बार्ड भी कर सकता है, कि हम उसे एकदम नॉर्मल भाषा में कोई भी कमांड देते हैं और वो यहाँ पे हमें रिजल्ट लाकर दे देता है। अब जो भी आपका ChatGPT हो गया, बार्ड हो गया, ये सारे AI बेस्ड हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे। मतलब ये है कि ये आपकी जो भी बात है उसे समझ सकते हैं और वो आपको उसमें रिजल्ट लाकर दे देंगे। बट यहाँ पे दिक्कत ये है, उस रिजल्ट का ये कुछ भी नहीं कर सकते। ये आपको रिजल्ट दे देंगे, जैसे मान लो आपने कहा कि मुझे फ्लाइट बुक करनी है, ये आपको पूरा प्रोसेस बता देंगे कि फ्लाइट कैसे बुक करनी है, बट ये खुद आपको फ्लाइट बुक करके नहीं देंगे। ऑब्वियसली टाइम के साथ यहाँ पे बहुत सारे एक्सटेंशन आ चुके हैं, ChatGPT के आ चुके हैं, बार्ड के आ चुके हैं, जहां पर उनके थ्रू आप उनसे काम भी करवा सकते हो, बट यहाँ पे वो डायरेक्टली आपको कोई भी काम करके नहीं देंगे। अब रैबिट ने क्या बोला है, जो इनका डिवाइस R1 है ये बेस्ड है लार्ज एक्शन मॉडल पे। मतलब ये आपसे इनपुट तो लेगा, उसे प्रोसेस करके उसमें एक्शन भी परफॉर्म कर पाएगा। जैसे आपको कोई भी फ्लाइट बुक करनी है, उबर बुक करनी है, खाना मंगाना है, तो आप इसे डायरेक्टली बोल सकते हो और इसको प्रोसेस करेगा और वो आपको डायरेक्टली काम करके दे देगा। अब इन्होंने बोला है कि जो स्मार्टफोन है ये पहले टाइम सेव करने के लिए बने थे, बट रिसेंट टाइम में ये टाइम सेव नहीं, डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा बन चुके हैं। कोई भी आपको काम करना है तो आपको बहुत सारे टैब्स करने पड़ते हैं, तब जाकर आपका कोई भी काम होता है। तो ये सारे प्रोसेस को ये जो डिवाइस है एकदम खत्म कर देगा। आप बस इसे बोलो और ये आपका काम तुरंत करके आपको दे देगा। सो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, हमारे फोन्स में गूगल असिस्टेंट है, सीरी है, एलेक्सा है, वो भी तो यहाँ पे सेम काम करते हैं। हम उन्हें कुछ बोलते हैं और वो यहाँ पे हमें रिजल्ट लाकर दे देते हैं, तो वो यहाँ पे कैसे डिफरेंट है रैबिट R1 से। अब यहाँ पे बात समझो, जो आपका गूगल असिस्टेंट है, सीरी है या एलेक्सा है, ये बात का कॉन्टेक्स्ट ढंग से नहीं समझते। जैसा आप इन्हें कोई भी कमांड दोगे, ये वर्ड टू वर्ड कमांड को प्रोसेस करेंगे। अगर आप बोलोगे कॉल मी ऊबर, आपने बोला कि भाई ऊबर ऐप खोल के मुझे यहाँ पे एक कैब बुक करनी है, आपने ये बोलना चाहा उससे, बट उसने कॉल वर्ड पकड़ा और वहाँ पे उसने ऊबर वर्ड पकड़ा और वो आपके कॉन्टैक्ट में ऊबर नाम का बंदा सर्च करने लग पड़ेगा, तो वो यहाँ पे आपकी बात का कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पाया। तो AI का यहाँ पे यही फायदा है, वो आपकी बात का कॉन्टेक्स्ट समझ पाता है। तो R1 में भी आप उससे एकदम सिंपल भाषा में कुछ भी बोलोगे तो वो यहाँ पे आपकी बात का कॉन्टेक्स्ट समझ पाएगा कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, एंड उसके बेस पे यहाँ पे वो वर्क कर पाएगा। सो इन्होंने जो पूरी प्रेजेंटेशन दी उसमें इन्होंने 2-3 एग्जाम्पल दिए। जैसे आप इसको बोल सकते हो कि भाई मुझे कहीं वेकेशन में जाना है तो मेरे लिए फ्लाइट बुक कर दे, होटल बुक कर दे, या मुझे पिज़्ज़ा मंगाना है तो डायरेक्टली आप बोलो मुझे पिज़्ज़ा ला कर दे दे, जो भी मोस्ट पॉपुलर पिज़्ज़ा है मुझे वो चाहिए 12 इंच का, तो वो एग्जांपल दिया इन्होंने ऊबर का एग्जांपल दिया, इन्होंने ऐसे मल्टीपल एग्जांपल दिए। इन्होंने फ्रिज दिखाया अपना और यहाँ पे बोला कि जो भी सामान है उसके बेस में मुझे पता कि मैं क्या बना सकता हूँ, तो उसने बोला कि आप आमलेट बना सकते हो। तो ऐसे इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिए। अब यहाँ पे मुझे इस डिवाइस में क्या दिक्कत लगी कि मान लो जैसे आपने बोला कि भाई मुझे पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है, तो जैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं, फ़ोन पे हम कोई भी अपनी जो फेवरेट ऐप है वो खोलते हैं, फिर हम रेस्टोरेंट देखते हैं, फिर हम सेलेक्ट करते हैं, फिर हम बहुत सारी चीज़ होती है, हमें कौन से टॉपिंग्स चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, हम अपने हिसाब से अपना पूरा जो ऑर्डर है वो कस्टमाइज़ करते हैं।
हमें यही आदत है अभी तक, क्योंकि हम उसके लिए पैसे पे कर रहे हैं, वो कितने का है, कहीं और सस्ता तो नहीं मिल रहा है, तो हम यहाँ पे प्राइस भी कंपेयर करते हैं। और हम एग्जांपल अगर ऊबर का, तो अगर आपको ऊबर में राइड बुक करनी है तो आप देखते हो कौन सी कार है, कौन सी कार पास में है, उसे बुक करता हूँ, बंदा कैसा है, रेटिंग कितनी मिली है उसे, लोगों ने क्या रिव्यू दिए हैं उसके बारे में। तो आप हर एक चीज़ चेक करते हो, तभी जाकर आप एक ऊबर में राइड बुक करते हो, कौन सी महंगी है, कौन सी सस्ती है, कौन सी कार आ रही है, सब कुछ आप चीज़ें देखते हो, तब जाकर आप डिसीजन लेते हो कि भाई मैं ये कैब बुक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें वो क्या करके देगा, अगर ये डिवाइस ये सारी चीज़ें करके दे देता है मान ले, तो क्या आप उस पर इतना ट्रस्ट कर पाओगे कि आप अपनी पूरी जो वेकेशंस है उसे प्लान करने को बोल दो। एंड चलो मान लेते हैं एआई की हेल्प से ये डिवाइस आपके लिए एकदम सही डिसीजन मेक कर लेता है, बट क्या आप इस पर इतना ट्रस्ट कर पाओगे कि आपने बोला कि भाई मुझे वेकेशन में जाना है, तो भाई वो टिकट भी बुक करेगा आपके लिए फ्लाइट्स की, तो क्या उसने एकदम सही रेट पे आपको सही फ्लाइट की टिकट बुक करी है? क्या आप इस डिवाइस पे इतना ट्रस्ट कर पाओगे? तो यहाँ पे इस डिवाइस पे मुझे ये काफी बड़ा इशू लगा कि आपको एआई पे एकदम पूरा ब्लाइंडली ट्रस्ट करना पड़ेगा, तभी आप इस डिवाइस को एकदम आराम से यूज कर पाओगे। अगर आप एकदम ब्लाइंडली एआई पे ट्रस्ट नहीं करते तो इस डिवाइस को यूज़ करते टाइम आपको उतना मज़ा नहीं आएगा। आपके दिमाग में हर बार एक क्वेश्चन आता रहेगा, क्या इसने मुझे सही बताया, क्या मैं इसे मोबाइल फोन में जाकर एक बार रीचेक कर लूँ इन्फॉर्मेशन को? तो स्टार्टिंग में इस डिवाइस के साथ ये दिक्कत तो रहने ही वाली है। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ आती है, जो इन्होंने ये पूरा हार्डवेयर डिज़ाइन किया है एआई के लिए, क्या ये सब कुछ आपके एक स्मार्टफोन में नहीं हो सकता था? क्या उसमें हम एक ऐप डाल के ये सारे काम नहीं करवा सकते थे? हमें क्या इसके लिए सेपरेट डिवाइस ज़रूरी है? मुझे लगता है ये सारा काम एक ऐप में भी हो जाता, बट तब इनकी इतनी हाइप क्रिएट नहीं होती। काफ़ी बड़ी बात है CES 2024 में इतने सारे तगड़े तगड़े लॉन्च आपको देखने को मिले, उन सारे लॉन्चेस के बीच में से आपको एक डिवाइस की इतनी हाइप देखने को मिल रही है, तो ये काफ़ी बड़ी बात है कि इन्होंने इतनी हाइप क्रिएट कर पाया इसकी। अगर ये ऐप लॉन्च करते इस चीज़ की, या कोई मैं बोलूँ लॉन्चर लॉन्च करते एंड्रॉइड फ़ोन में, तो यहाँ पे इतनी हाइप उसकी क्रिएट नहीं होती। एंड रैबिट एक जस्ट स्टार्टअप है जिन्हें अक्टूबर में अपनी फर्स्ट फंडिंग मिली है, तो जितनी हाइप क्रिएट होगी उनके लिए इतना अच्छा है, उन्हें ज़्यादा इन्वेस्टर मिलेंगे और वो ज़्यादा एक अपना बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे चला पाएंगे, या फ्यूचर में मे बी इन्हें कोई और कंपनी यहाँ पे एक्वायर करके अपने स्मार्टफोन में ये सारे फीचर देने लग पड़े। इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। बट यहाँ पे आपके दिमाग में अब एक और क्वेश्चन आ रहा होगा, जो यहाँ पे ये रैबिट एआई काम कर रहा है, क्या ये गूगल असिस्टेंट से नहीं करवा सकते हम? तो मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली हमें ये सारे फीचर्स गूगल 1-2 साल में अपने गूगल असिस्टेंट में देने ही लग पड़ेगा। We do not build Rabbit R1 to replace your phone. It's just a different generation of devices. So इनकी प्रेजेंटेशन में इन्होंने क्या बोला कि इस डिवाइस से स्मार्टफोन को रिप्लेस नहीं करना चाहते फिलहाल, बट जो ये ऐप बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है ये इसे चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो ऐप बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है, ये आपको बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है, आपको बहुत सारे स्टेप्स करने पड़ते हैं एक सिंपल से काम के लिए। तो हमारा डिवाइस आपके लिए वो सारे स्टेप्स करके दे देगा। आपको बस इनके जो पोर्टल में जाकर अपनी ऐप में लॉगिन करना है। मान लो आपको स्पॉटिफाई में गाने सुनने हैं इनके रैबिट R1 के थ्रू, तो आपको इनके पोर्टल में जाकर एक बार बस स्पॉटिफाई में लॉगिन करना है, एंड उसके बाद आप इसे बोलो एक मुझे भाई ये वाला गाना सुनना है, इस गाने के बारे में इन्फॉर्मेशन बता दे, सब कुछ आपको ये एकदम वॉइस कमांड में लाकर दे देगा। तो मुझे इसका जो लॉगिन वाला प्रोसेस है वो काफ़ी अच्छा लगा। इन्होंने बोला कि हम अपने जो डाटाबेस में आपको कोई भी डाटा सेव नहीं करेंगे, हम जो ऐप की ऑफिशियल लॉगिन पेज है वहाँ पे आपको ले जाएंगे, वहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हो, और जो डाटा होगा वो आपका ऐप के पास ही रहेगा, हमारे पास आपका कोई भी डाटा नहीं रहेगा। तो प्राइवेसी वाइज मुझे काफ़ी सही चीज़ लगी। एंड एट लास्ट इस डिवाइस में जो सबसे तगड़ी बात लगी वो ये थी कि आप इस डिवाइस को टीच कर सकते हो। इसमें एक टीचिंग मोड है, अगर आपको इसे कोई भी चीज़ सिखानी है, इन्होंने मिड जर्नी एग्जाम्पल दिया, जैसे मिड जर्नी इमेज जनरेट करता है, इन्होंने टीचिंग मोड में जाकर इस डिवाइस को वो चीज़ सिखाई, एंड उसके बाद जब इन्होंने बोला कि उसने वहाँ पे मिड जर्नी जैसी यहाँ पे इमेजेस जनरेट करके दे दी, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि आप इस चीज़ को ट्रेन कर सकते हो टाइम के साथ। हर बंदा अपने अपनी तरह से यहाँ ट्रेन कर सकता है और इससे यहाँ पे उसी तरीके से काम ले सकता है। एंड इसमें मुझे जो एक और प्रॉब्लम लगी कि जो इसमें जो मेन इनपुट है वो है वॉइस। तो क्या आप हर जगह इसे बटन दबाकर बात करने में कंफर्टेबल हो? सपोज आप किसी क्वाइट रूम में बैठे हुए हो एंड आपको इसमें इनपुट देना है, तो इसमें कीबोर्ड आपको देखने को मिल जाएगा, बट इन्होंने कीबोर्ड अपने प्रेजेंटेशन में नहीं दिखाया, क्योंकि छोटी सी स्क्रीन है, छोटी स्क्रीन में आपको जो कीबोर्ड एक्सपीरियंस होता है अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। जो इसका मेन इनपुट है वो आपकी वॉइस ही है, तो आपको हर जगह इससे बात करने के लिए इसका पुश बटन प्रेस करना पड़ेगा, फिर आप इससे बात कर सकते हो। क्या पता आपको कुछ ऐसा सर्च करना हो जो आपको सामने वाले को नहीं बताना हो, तब आपको यहाँ पे छोटे से कीबोर्ड में यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। तो ये भी इसमें एक थोड़ी दिक्कत लगी। एंड एक और दिक्कत ये है कि इसमें आपको 4G सिम अलग से डालना पड़ेगा इसकी वर्किंग के लिए, तो यहाँ पर उस 4G सिम का खर्चा भी आप ऐड करके चलना। एंड खर्चे की बात कर ही रहे हैं, तो ये डिवाइस आपको
$200 की देखने को मिल रही है। इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 16-17 हज़ार की आपको डिवाइस देखने को मिल जाएगी। अब अमेरिका के हिसाब से ये थोड़ा सस्ता है, बट अगर हम इंडिया के हिसाब से देखें तो ये थोड़ा महंगा है। सो गाइस, अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे, क्या ये डिवाइस स्मार्टफोन को रिप्लेस करेगी? इसका आंसर इन्होंने खुद अपनी प्रेजेंटेशन में दे दिया था। इनका अभी कोई इरादा नहीं है अपने डिवाइस स्मार्टफोन को रिप्लेस करने का, क्योंकि स्मार्टफोन आप ज़्यादातर कंटेंट कंज्यूम करने के लिए यूज़ करते हो, आप अपने दोस्तों से बात करने के लिए यूज़ करते हो, चैटिंग के लिए यूज़ करते हो, एंड ये सारी चीज़ें इस डिवाइस में इतने अच्छे से नहीं होंगी। तो ऑब्वियसली आप इसके लिए अपना स्मार्टफोन नहीं छोड़ोगे। बहुत ही एक नीश ऑडियंस है जो मे बी इसे डेली लाइफ में यूज़ कर सकती है, जो कि एआई पे एकदम आंख बंद करके ट्रस्ट करती है, वही इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एआई में थोड़ा सा भी अगर आपको शक है तो आप इसे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरा ही एआई बेस्ड है, एंड जो इसका डिसीजन है अगर हल्का सा भी गलत होगा तो आपकी लाइफ में काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस आ सकते हैं। सपोज़ आपने ऊबर राइड बुक कराई एंड इसने जो राइड में एड्रेस था वो गलत डाल दिया, तो आपको यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। तो ये सब चीज़ें कंसिडर कर चलना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, एंड चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर सकते हो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।